क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो एक पूरे कंट्री को तबाह कर दे? उसकी जमीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे, हजारों बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे, और फिर वो कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरे जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही यूज करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज उस कंपनी की बैक पर हो, और फिर वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो कुछ उस कंपनी ने किया है अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को एक्सपोज किया जाए। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही कंपनी की कहानी जिसने अपने फायदे के लिए लाखों इंसानों की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। 1833 में लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल। सैमुअल समुद्री खौल या जिन्हें सी शेल्स भी कहा जाता है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। 1870 में सैमुअल के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डलने वाले केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और उससे मसला ये होता था कि ये बैरल्स लीक हो जाते थे और तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि तेल डायरेक्टली सी पोर्ट्स पे खड़े टैंक्स में डाला जा सके। और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में ये तेल सुएज कैनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट्स जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। ये पहला मौका था कि एशिया और यूरोप की ऑयल की सप्लाई समंदर के जरिए आपस में कनेक्ट हुई। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम कर रही थी, और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल, रॉकफेलर फैमिली की अपनी ऑयल कंपनी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक ऑयल सप्लाई कर रही थी, और उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है, तो उन्होंने मार्कस को ऑफर की कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे कमीशन ले ले। मगर मार्कस के जहन में कुछ और ही था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम था, बिकॉज रॉकफेलर्स उस वक्त हर जगह छाए हुए थे, और स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले में कंपनी खोलने का मतलब था उनसे दुश्मनी लेना। मगर मार्कस ने किसी की परवाह किए बगैर 1907 में रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। स्टैंडर्ड ऑयल को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं था, बट थैंक्स टू अ वेरी हाई डिमांड ऑफ ऑयल एट दैट टाइम, शेल बहुत जल्द दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। इवन वर्ल्ड वॉर 1 में शेल ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी थी। बल्कि कई डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी कहा गया है कि अगर शेल ना होती तो शायद एलाइज कभी भी जर्मन्स को हरा ना पाते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो चीजें एस्टैब्लिश हो चुकी थी। एक ये कि ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसके पास भी ऑयल सप्लाई का कंट्रोल होगा वही दुनिया पे राज करेगा। और दूसरा ये कि शेल अब स्टैंडर्ड ऑयल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ऑयल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो ऑयल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास हैं, और दूसरा इसे एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करना भी अच्छा खासा महंगा काम है। और फिर जिन कंट्रीज के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, वो बड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। इसीलिए मार्कस के माइंड में इसका सोल्यूशन ये आया कि वो कोई ऐसा कंट्री ढूंढे जिसके पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स हों। वो कंट्री अच्छा खासा गरीब भी हो और वहाँ पर ठीक ठाक करप्शन भी हो। ये सारी कंडीशंस सिर्फ एक कंट्री पर पूरी होती थी, और वो था अफ्रीका के वेस्ट में लोकेटेड अफ्रीका का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री नाइजीरिया। पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स नाइजीरिया में हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए शेल ने 1940s में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, और फिर नेचुरल खूबसूरती से माला माल ये कंट्री प्रॉफिट के लालच और पावर की हवस की भेंट
चढ़ गया। शेल ने नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट के दरमियान कोई ना आए। अब आप चाहे लोगों के पीने का पानी या किसानों के खेतों को जाने वाला पानी जहरीला बनाए, कोई आपको नहीं रोक सकता। किसान खेत जाते हुए डरते थे कि कहीं गलती से उनसे माचिस न जल जाए और सारे खेतों को आग न लग जाए। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था। कई किसान तो लिटरली इस तेल में तैर कर अपने खेतों तक पहुंचते थे। सारी नहरें तेल की वजह से खाली हो चुकी थी। लोग पानी लेने के लिए नल खोलते तो उसमें से भी तेल निकलता। लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया। ऐसी बीमारियां फैलने लगी जो पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। खेत बंजर होने लगे और मजबूरन लोगों ने शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट्स करना शुरू कर दिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ही आपके पार्टनर हो तो प्रोटेस्ट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट्स पर आर्मी बुलाई गई और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और ग्रेनेड फेंके गए। 80 लोग मारे गए और 600 घरों को आग लगा दी गई। इन लोगों का जुर्म सिर्फ ये था कि ये एक कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने इनके पीने का पानी और खाना उगाने वाले खेतों को जहर बना दिया था, जिसकी वजह से इनके बच्चे कैंसर से मर रहे थे। शेल को इस सारी ट्रेजेडी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 3 साल बाद ही 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट्स पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग की, जिससे एक आदमी की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि नाइजीरियन मिलिट्री कैसे एक कंपनी के लिए अपने लोगों पर गोली चला सकती है। तो दोस्तों, शेल सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नाइजीरियन आर्मी जनरल्स को भी हैवी फंडिंग दे रखी थी। इसके साथ साथ शेल ने नाइजीरियन आर्मी को स्टेट ऑफ द आर्ट गन्स, शिप्स और इवन हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए। जब सबका कॉमन इंटरेस्ट एक हो तो फिर प्रोटेस्टर्स की वैल्यू ही क्या रह जाती है। शेल ने पैसे के जरिए सबको खामोश करवा दिया था। सब कुछ शेल के कंट्रोल में था सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केन सारो-विवा। केन एक राइटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट था। केन ने शेल के खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू की। प्रेस से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इवन हॉस्पिटल्स में भी केन ने लोगों को ये